महाराष्ट्र में आज कोरोना से 895 मौतें, एक दिन में अब तक का यह मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन की गिरावट के बाद फिर से बढ़ गया कोरोना का ग्राफ। 24 घंटों में सामने आए 66,358 केस। मुंबई में आज कोरोना के 4,014 नए केस सामने आए, 59 मरीजों की मौत। मुंबई में धीरे धीरे कम हो रही है नए केस आने की रफ्तार, डबलिंग रेट हुआ 68 दिन। बीएमसी ने कहा 1 मई से शुरू होने वाले चरण में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को फ्री नहीं मिलेगी वैक्सीन, निजी अस्पताल में जाकर आपको लगवानी होगी। बाकी महाराष्ट्र में वैक्सीन फ्री लगेगी या नहीं, इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा इस बारे में हम बाद में फैसला करेंगे, फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। नागपुर में जारी कोरोना का कहर, एक दिन में कोरोना से 101 लोगों की मौत। कोविड की दवाइयों को सीधा लोगों को देने पर सख्त बॉम्बे हाईकोर्ट, कहा लेंगे एक्शन। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन, इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने वाला पहला राज्य बना महाराष्ट्र। भीड़ में एक ही एम्बुलेंस में भरकर शमशान ले जा रही 22 कोरोना मरीजों की डेड बॉडी। भीड़ के मेडिकल कॉलेज के पास 2 ही एम्बुलेंस। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की राज्य में बढ़ाई जाए कोरोना टेस्टिंग। फडणवीस ने कहा मुंबई में कुल टेस्टिंग का 40% एंटीजन टेस्ट है, इसलिए कम आ रहे हैं नंबर। फडणवीस ने कोरोना से मौत के आंकड़ों पर भी उठाया सवाल। मुंबई में पुरानी मौतों को डेटा में नहीं जोड़ा जा रहा, इसलिए कम आ रहे हैं मौत के आंकड़े। फडणवीस का आरोप, ग्राउंड पर जल रही हैं ज्यादा चिताएं, जबकि कागज पर मौत के आंकड़े कम आ रहे हैं। अकोला में ढाबा मालिक ने बढ़ाया मदद का हाथ, आत्महत्या करने वाले किसानों की बेटियों की शादी का उठाया सम्मान। औरंगाबाद में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आयाम अहमदाबाद में कोरोना के 125 एक्टिव मरीज, 2 दिन में सामने आए 12 मामले। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की प्राथमिक जांच का महाराष्ट्र सरकार ने दिया आदेश, एक एएसआई ने लगाए हैं आरोप। परमबीर सिंह ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगाते हुए दायर की थी पीआईएल। हाईकोर्ट के आदेश पर देशमुख के खिलाफ चल रही है सीबीआई जांच। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को मुंबई साइबर पुलिस ने कथित फोन टैपिंग और गुप्त दस्तावेज लीक करने के मामले में तलब किया। कल सुबह साइबर सेल के सामने पेशी। अगर आपकी उम्र 18 से 44 साल के बीच है और आप वैक्सीन लगवाने के लिए 1 मई का इंतजार कर रहे हैं, तो इतना जान लीजिए कि आपको वैक्सीन मुफ्त में नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में बाकी जगहों पर सभी को वैक्सीन फ्री लगेगी या नहीं, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो भी पाएगी, इसे लेकर भी संशय है। क्या महाराष्ट्र में वैक्सीन मुफ्त में लगेगी, इसे लेकर तस्वीर कम से कम मुंबई में तो साफ हो गई है। मुंबई में 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों में ही लगेगी, यानी उन्हें पैसे खर्च करने होंगे और उन्हें वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी। बीएमसी के मुताबिक मुंबई में 18 से 44 साल की उम्र के बीच के करीब 90 लाख लोग हैं। इनके लिए वैक्सीन की 1 करोड़ 80 लाख डोज चाहिए। इन्हें वैक्सीन फ्री नहीं मिलेगी और वैक्सीन के लिए निजी अस्पतालों में जाना होगा। मुंबई में अभी वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने 63 सेंटर खोले हुए हैं। अब बीएमसी हर 227 वार्ड में वैक्सीनेशन के लिए एक सेंटर खोलेगी। बीएमसी का लक्ष्य रोजाना 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि महाराष्ट्र को फ्री वैक्सीन देने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा और राज्य के सब लोगों को वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। पिछले कैबिनेट में इस विषय पे हमारी चर्चा हुई थी। उस समय एक मत हुआ था कि महाराष्ट्र के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 से 45 के बीच में है, सरकार अपने पैसे से लोगों को टीका लगवाएगी। पर आज डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि 18 से 44 आयु वर्ग के लिए वैक्सीन पॉलिसी पर चर्चा बुधवार को कैबिनेट में होगी। अपनी ही पार्टी के नवाब मलिक पर तंज कसते हुए पवार ने कहा कि राज्य की आर्थिक सेहत पर असर डालने वाले फैसलों का ऐलान सीएम को ही करना चाहिए।
कॅबिनेटमध्ये आम्ही लसीकरणाच्या बद्दल राज्य सरकारची 1 मेला काय भूमिका आहे त्याबद्दलची चर्चा करून राज्याचे प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्री ती कॅबिनेट झाल्यानंतर काय निर्णय सगळ्या मंत्रिमंडळाशी चर्चा करून झालेला आहे तो स्पष्टपणे महाराष्ट्राला सांगितला जाईल। यहां तक कि कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी रविवार को फ्री वैक्सीन का ट्वीट किया था, जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। महाराष्ट्र में 18 से 44 आयु वर्ग के करीब 5 करोड़ 70 लाख लोग हैं। इन्हें वैक्सीन लगाने में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। काफी कंपनियां अपने कर्मचारियों को खुद वैक्सीन लगवाना चाहती हैं। एक वर्ग ऐसा है जो वैक्सीन का खर्चा आराम से वहन कर सकता है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि सरकार को ऐसे लोगों के लिए वैक्सीन का खर्च उठाने की क्या जरूरत है। फिलहाल तो ये भी साफ नहीं है कि क्या 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। जैसा कि अभी कोविशील्ड है, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं फोन पे बात की और यहाँ पर आके भी उन्होंने बात की, तो बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा है कि 20 मई तक उनका जितना भी प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज बुक्ड फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वहां तक तो नहीं, लेकिन उसके आगे हम जरूर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अभी भारत बायोटेक का कोई जवाब नहीं है, तो इसलिए जैसा भी जवाब आएगा और जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजंस हम माध्यमों के तरफ से लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करें। 25 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। महाराष्ट्र वैक्सीनेशन के काम में सबसे आगे चल रहा है। सोमवार को महाराष्ट्र में 5 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई थी। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक वो केंद्र से वैक्सीन की एक दिन में 8 लाख डोज चाहती है, पर उसे मिलती हैं सिर्फ 1 लाख से 2 लाख डोज। राज्य में अक्सर वैक्सीन की कमी हो जाती है। वैक्सीनेशन के लिए आए लोगों को सेंटर से खाली हाथ लौटना पड़ता है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं और सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। ऐसे में कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन बहुत जरूरी है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अगर आप में साहस से हौसला है तो कोई भी युद्ध आप जीत सकते हैं। इस बात को सिद्ध किया है मुंबई के पास ठाणे की एक 75 साल की बुजुर्ग महिला ने। वो कोरोना संक्रमित थी, फेफड़ों में इन्फेक्शन फैल चुका था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था, फिर भी दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर उन्होंने मौत को भी मात दे दी। बिस्तर के सिरहाने ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। ऑक्सीजन नापने का ऑक्सीमीटर भी पास में रखा है। दवाओं की शीशियां टेबल पर है और इन सब के बीच इस बिस्तर पर आप जिस बुजुर्ग महिला को देख रहे हैं वो इस कोरोना काल में जीती जागती चमत्कार हैं। जी हां, ठाणे के डोंबिवली की शैलजा नकवे की ये जिंदगी चमत्कार ही तो है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। बहुत सारे मरीजों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर्स पर रखने के बाद तो उनके रिश्तेदार भी उनके बचने की उम्मीद छोड़ देते। लेकिन ऐसे में मुंबई से एक हौसला बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। मुंबई के पास के ठाणे जिले में 75 वर्ष की बुजुर्ग शैलजा नकवे ने कोरोना पर मात दी। हालांकि उनके बचने की उम्मीद तो डॉक्टर ने भी छोड़ दी थी, लेकिन शैलजा जी ने अपनी हार मानी नहीं और अपना हौसला बरकरार रखा। 75 साल की शैलजा नकवे ने अपने साहस से कोरोना को मात दिया है और अब महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश में उनकी दास्तान चर्चा में है। दरअसल शैलजा नकवे को कोरोना संक्रमण हो गया था। परिवार वालों ने हालात बिगड़ने पर उन्हें घाटकोपर के सोनाग्रा मेडिकल एंड सर्जिकल सेंटर में भर्ती करवाया था। वो डायबिटीज की मरीज थी और फेफड़ों में कोरोना का इन्फेक्शन हो गया था। तेज बुखार था और उनका ऑक्सीजन लेवल 69% तक पहुंच गया था। उनका सिटी स्कोर 25/25 हो गया था। ये सबसे गंभीर स्थिति मानी जाती है। डॉक्टरों ने उन्हें रेमडेसिविर और दूसरी एंटीबायोटिक्स भी दी। एजेंसी में 2 रेमडेसिविर देने थे, तो उनके मेडिकल स्टोर वाले तभी थे जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे, तो उनको तभी काफ़ी रिक्वेस्ट की गई। तो भतीजा ओवरनाइट घाटकोपर से डोंबिवली ड्राइव करके गया, रेमडेसिविर वहाँ से लेके फिर घाटकोपर आया। तो उस वक्त बहुत बड़ी मदद हुई, मतलब लकीली रेमडेसिविर मिला।
शैलजा नकवी की बिगड़ती हालत देखते हुए डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। साफ कह दिया था कि ये ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे ही जिंदा रह सकती हैं। ऑक्सीजन लेवल हमने घर पे ही चेक किया था तो 50 के नीचे था वो। हाँ, और सीटी रिपोर्ट बाद में किया हो, एक दिन बाद में किया हो। वो 25 आउट ऑफ 25 था। सांस लेने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। वो गाड़ी में भी जब बैठी तभी हमको डर लग रहा था क्या होगा क्या नहीं, मगर ट्रैफिक कम होने की वजह से हम जल्दी पहुंच पाए हॉस्पिटल और ट्रीटमेंट शुरू कर दी डॉक्टर ने। इसके थोड़ा अच्छा हो गया वो। ये शैलजा नकवी की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी कि उन्होंने हौसला नहीं खोया। उन्होंने काल बने कोरोना को मात दे दी। 13 दिन में ही अस्पताल से बाहर आ गई। अब उनका इलाज घर में ही चल रहा है। घर पर ही ऑक्सीजन सिलेंडर लगा है। साहस की मूर्ति शैलजा नकवी कोरोना मरीजों को सकारात्मकता का संदेश भी दे रही हैं। कोविड से जूझने के बाद शैलजा जी एक मैसेज देना चाहती है। शैलजा जी, आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहूंगी कि मेरे जैसा सबको मत हो और जल्दी रिकवर करो, और मैं जैसा उसमें गई है वैसा सबको नहीं होना चाहिए। अच्छे से रहना चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए। 75 साल की शैलजा नकवी एक मिसाल बन गई है उनके लिए जो कोरोना से संक्रमित हैं। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर हौसला हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। महामारी से लड़ना है लेकिन हारना नहीं है। इसे इच्छा शक्ति कहें या जिंदगी से प्यार, उम्र के इस पड़ाव में इस महिला ने तो कोरोना को धूल चटा दी। वाकई इच्छा शक्ति से क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता। मुंबई से राकेश सालस्कर के साथ मैं अनुजा, आज तक। विश्व में जब भी कोई संकट आया सबसे पहले भारत ने उस देश की मदद की। आज संकट हम पर है, भारत पर है, हमारे देश पर है और मदद की बारी विश्व की है। इस बात को दुनिया समझती भी है। दुनिया का बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा देश भारत की मदद के लिए आगे आया है। उम्मीद बढ़ी है, हौसला मिला है कि हर तरफ से हाथ बढ़ रहा है और हाथ बढ़ेंगे तो हम कोरोना नामक इस विशालकाय संकट से निपट लेंगे। उस देश की उखड़ती सांसों पर दुनिया कैसे आंख कान बंद कर सकती थी, जिस देश ने कोरोना के संकट में अब तक दुनिया की हर तरह से मदद की है। भारत में हाहाकार मचा तो दुनिया ने भी हाथ बढ़ाया। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इजराइल जैसे देश, यूरोपियन यूनियन और विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी ने तत्काल मदद का ऐलान कर दिया। आज सुबह ही ब्रिटेन से वॉलंटियर्स और बाकी मेडिकल उपकरण लेकर विमान दिल्ली पहुंचा। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन इस महासंकट में भारत के साथ खड़ा है। We're sending out an emergency shipment of over 600 items of equipment. They're ventilators, oxygen concentrators, and the aim is to provide the support that the Indians need at their hour of need, really, if judging by the distressing scenes we've seen in many of the hospitals in India. महासंकट में फंसे भारत की तस्वीरें देखकर पूरी दुनिया बेचैन है। ऑक्सीजन का संकट हो या दवाइयों का संकट या फिर मेडिकल उपकरणों का संकट, दुनिया में जिससे जो मुमकिन हुआ है वो मदद भेज रहा है। आयरलैंड से 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 1 ऑक्सीजन जनरेटर और 365 वेंटिलेटर भारत आ रहे हैं। बेल्जियम रेमडेसिविर की 9000 डोज भेज रहा है। स्वीडन से 120 वेंटिलेटर आ रहे हैं। रोमानिया से 80 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं। लग्जमबर्ग 58 वेंटिलेटर भेज रहा है। पुर्तगाल 5500 रेमडेसिविर वायल और 20,000 लीटर ऑक्सीजन हर हफ्ते भेजेगा। फ्रांस ऐसे 8 ऑक्सीजन जनरेटर भेज रहा है, जिनसे 250 बेड के एक अस्पताल को करीब 10 साल तक ऑक्सीजन सप्लाई मिल सकेगी। फ्रांस से 28 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के ऐसे 5 कंटेनर भी आ रहे हैं, जिनसे हर दिन 10,000 मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई हो सकेगी। थाईलैंड जैसे देशों से दिल्ली के लिए ऑक्सीजन टैंकर और प्लांट भेजे गए हैं।
सिंगापुर जैसे देश तो पहले ही मदद में जुट चुके हैं। 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और इलाज के दूसरे सामानों की खेप 2 दिन पहले ही मुंबई पहुंच गई थी। भारत के इस संकट का देर से ही सही सुपर पावर अमेरिका को भी एहसास हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से फोन पर बात की और ये कहा कि कोरोना से भारत की जंग में अमेरिका का पूरा साथ है। वेंटिलेटर हो या बाकी जरूरी मेडिकल संसाधन, अमेरिका इन्हें तेजी से भारत पहुंचाएगा। भारत की कोविशील्ड वैक्सीन के लिए कच्चा माल भी मुहैया कराने की बात हुई है। अमेरिका हो या रूस, संकट में भारत से कोई दूर नहीं। रूस ने रेमडेसिविर की खेप भारत भेजने की पेशकश की है। यूएई जैसे देशों ने भी कहा है कि वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।